मैं डॉक्टर अजीत कुमार सिंह, HOD साइकोलॉजी, महिला कॉलेज लालमिया नगर। आप सभी छात्र छात्राओं को मेरा सुबह का नमस्कार। आज मैं आप लोगों को BA पार्ट 3 ऑनर्स में एक पेपर आपको पढ़ाया जाता है इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी के विषय में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी क्या है। वैसे उद्योग धंधा में लगे हुए व्यक्ति या व्यापार में लगे हुए व्यक्तियों के व्यवहारों तथा अनुभूतियों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम औद्योगिक मनोविज्ञान कह सकते हैं। ये सामान्य रूप से सामान्य परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इसके मनोवैज्ञानिक परिभाषा की बात है तो हम कहते हैं कि औद्योगिक मनोविज्ञान वह है जो उद्योग तथा व्यापार में मानवीय संबंधों जैसे समस्याओं के अध्ययन में मनोवैज्ञानिक तथ्यों एवं सिद्धांतों का उपयोग करता है। ये बात ब्लम ने कहा है। ये किसने कहा? ब्लम ने, ML ब्लम ने कहा उपरोक्त परिभाषा को। तो सबसे पहले हम ये देखें कि हमारा औद्योगिक मनोविज्ञान, क्योंकि वैसे तो मनोविज्ञान ही अपने आप में एक नया विषय है। नया इन सेंस कहने का कि 1879 के बाद ही मनोविज्ञान का आगमन हुआ और इस मनोविज्ञान का अध्ययन हम जैसे इसे शुरू किए उसमें औद्योगिक मनोविज्ञान अपने आप में एक सबसे ही नवीन ब्रांच है, सबसे ही नया एक शाखा है मनोविज्ञान की, जिसको हम औद्योगिक मनोविज्ञान कहते हैं। पहले भी ऐसा नहीं है कि 1879 से पहले उद्योग धंधा में व्यक्ति काम जो करते होंगे उनके व्यवहारों का अध्ययन नहीं किया जाता होगा, निश्चित रूप से किया जाता होगा। लेकिन औद्योगिक मनोविज्ञान के आने के बाद या आप यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था ह्यूगो मंस्टरबर्ग। ह्यूगो मंस्टरबर्ग ने 1913 में एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था साइकोलॉजिकल इंडस्ट्रियल इफिशियंसी, साइकोलॉजी ऑफ इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी। ये किसने लिखा? ह्यूगो मंस्टरबर्ग ने। ह्यूगो मंस्टरबर्ग ने 1913 में जो पुस्तक लिखी उसमें उन्होंने यह जो मनोविज्ञान में या उद्योग धंधा में जो अध्ययन होते थे पहले, उन अध्ययनों को एक सिस्टमैटिक रूप दिया। इसीलिए हम उनको एक उद्योग मनोविज्ञान का जन्मदाता या फादर ऑफ द इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके पहले उद्योग धंधा में लगे हुए व्यक्तियों का जो अध्ययन होता था उसका कोई सिस्टमैटिक रूप नहीं था, वो कोई क्रमबद्धता उसमें नहीं थी, बल्कि यूं ही लोग अध्ययन करते थे और उसके बारे में कोई ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते थे। लेकिन ह्यूगो मंस्टरबर्ग के प्रयास के बाद लोगों ने इसको एक क्रमबद्ध रूप दिया, इसको एक श्रृंखला में सजाया और तब इसका नाम लोगों ने कहा कि यह उद्योग मनोविज्ञान हुआ। तो पहले भी का जो मनोविज्ञान था, पहले का जो उद्योग मनोविज्ञान था और आधुनिक जो औद्योगिक मनोविज्ञान है, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है? पहले उद्योग धंधा में किस तरह से अध्ययन किया जाता था, कैसे अध्ययन किया जाता था, कैसे काम किया जाता था, कैसे कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया जाता था, इन सब बातों से और आज के औद्योगिक मनोविज्ञान के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं उद्योग धंधा में लगे व्यक्तियों पर, ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है उसको देखने के लिए हम ये देखेंगे या कह सकते हैं कि आधुनिक औद्योगिक मनोविज्ञान के वे कौन कौन से विशेषताएं हैं, उनमें कौन कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हमारा आधुनिक औद्योगिक मनोविज्ञान पूर्व के औद्योगिक मनोविज्ञान से भिन्न है। इसके लिए
हम सबसे पहले देखेंगे कि कुशलता संबंधी धारणा में परिवर्तन। पहली बात है कि कुशलता संबंधी धारणा में परिवर्तन, कि जैसे पहले उद्योग धंधा में जो कर्मचारी काम करते थे उनका जो इफ़िशियंसी का पैमाना था, जो उनके गुणवत्ता या उनके कार्य करने की जो क्षमता का पैमाना था, वह उत्पादन था कि कौन सा कार्यकर्ता कितना उत्पादन देता है, यह उसके इफ़िशियंसी का मापदंड था। लेकिन बाद के मनोवैज्ञानिक, जब मनोवैज्ञानिक उसमें का प्रादुर्भाव हुआ, जब मनोवैज्ञानिक उद्योग धंधा में लगे और उद्योगपतियों को जब वे सलाह देने लगे कि किस तरह से उद्योग धंधा में कार्यकर्ताओं से काम लिया जाए, कार्यकर्ताओं से कैसे उनसे व्यवहार किया जाए इत्यादि इत्यादि का जब सलाह देने लगे मनोवैज्ञानिक उद्योगपतियों को, उन्होंने बताया कि कुशलता का पैमाना सिर्फ उत्पादन नहीं हो सकता है। और आज जब मनोविज्ञान का इसमें आगमन हुआ तो उन्होंने कहा कि उद्योग में लगे व्यक्तियों के कुशलता का पैमाना उनके मानवीय संबंध, जिन लोगों के साथ वह काम कर रहे हैं, जैसे जैसे लोग उनके साथ, वो एक समूह है उनके काम करने का, सुपरवाइजर के साथ, काम करने वाले लोगों के साथ कैसा कैसा उनका क्या संबंध है, यह मानवीय संबंध भी उनके कुशलता का एक पैमाना है। उसी तरह से दूसरा है कार्यकर्ताओं के समुचित नियोजन पर बल। कार्यकर्ताओं के समुचित नियोजन की महत्ता पर बल। इसमें क्या है कि पहले लोगों की ये धारणा थी कि हर व्यक्ति हर काम के लिए इफिशिएंट है, हर व्यक्ति हर काम करने के लिए सक्षम है। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हर व्यक्ति में हर काम करने की क्षमता होती है। ठीक है, वो मजबूरी में हो सकता है कि किसी काम पर उसको लगा दिया जाए और वो काम कर लेता है, लेकिन इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि हर व्यक्ति में हर काम करने की क्षमता होती है। क्योंकि जब उद्योग धंधा में मनोवैज्ञानिकों ने अपना योगदान शुरू किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी होनी चाहिए। ईच अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, हर व्यक्ति को उसके एबिलिटी के अनुसार यदि उसे कार्य दिया जाए तो वह ज़्यादा सफलतापूर्वक उस कार्य को संपादित कर सकता है। उसमें होता क्या है कि पहले ऐसी धारणा थी कि कोई भी व्यक्ति काम की तलाश में भटकता हुआ चला आता था मिल मालिक के पास, और मिल मालिक उसको काम पे भेज देता था, फैक्ट्री में भेज देता था और कहता था कि जाइए, और यदि कहीं असुविधा हो आपको काम करने में तो बगल के कर्मचारी से पूछ लीजिएगा और अपना काम शुरू कीजिए। लेकिन ऐसा देखा गया कि इस वजह से, इस कारण से बहुत सारी दूसरी औद्योगिक समस्याएं उत्पन्न होने लगीं, जैसे एक्सीडेंट, थकान, काम छोड़ के भागना या एब्सेंटिज्म जिसको कहते हैं, अनुपस्थित रहना, ये सारी जो समस्याएं हैं, औद्योगिक समस्याएं, ये उत्पन्न होने लगी। तो लोगों ने कहा कि यदि एबिलिटी के अनुसार आप व्यक्ति को काम देंगे तो उसको काम में रुचि रहेगी और उससे उत्पादन आपका बढ़ेगा। क्योंकि जो मिल मालिक है या जो उद्योगपति है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है उत्पादन की वृद्धि। आप कैसे उत्पादन को आप बढ़ाएंगे, यह उसके लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप कैसे किसी भी तरह से आप उत्पादन दें। कहने का अर्थ है कि वह मैन को मशीन का एक पुर्जा समझता है। अब दूसरे दिन के क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि तीसरा वह कौन सा अंतर है जिसके आधार पर कार्यकर्ता, आज का कार्यकर्ता, आज का जो श्रमिक है और जो पूर्व का श्रमिक था, वो दोनों के अध्ययन करने में, उन दोनों के बारे में जानने में किस तरह से आज का मनोविज्ञान सफल हुआ है। धन्यवाद। आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। धन्यवाद।